डॉक्टर, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जितने भी पैसे मिलेंगे उसमें 50% तुम्हारा और 50% मेरा। समझ गए ना तुम? हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तो और जेल में पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। शारदा अपने बेटे वासु का रिश्ता सोना के परिवार वालों से तय करते हुए बोलती है। जी, अगर लड़का लड़की राजी हैं तो इसमें हमें क्या एतराज है, लेकिन दहेज वगैरह का भी थोड़ा देख ले। शारदा की बात सुनकर सोना के पिता निवास बोलते हैं। देखिए समधन जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। आप अपनी ख्वाहिश रख दीजिए, बाकी हमसे जितना हो पाएगा हम आपको दे देंगे। जितना हो पाएगा का क्या मतलब है? जितना मांगूंगी उतना दहेज देना पड़ेगा, नहीं तो शादी कैंसिल करनी होगी। मेरा मतलब कि आप दहेज, पैसों और सामान के चक्कर में बच्चों की खुशी दांव पर मत लगाना। एक ही बेटी है मेरी, बड़े ही दुलार से पाला है मैंने। ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं तो मैं मान जाती हूँ, वरना कोई और होता तो मैं एक नहीं सुनती। अभी जितना हो सके उतना दे देना, बाकी शादी के बाद देते रहना। हम कहाँ भागे जा रहे हैं? जी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। निवास इतना बोलकर उन्हें विदा कर देता है। थोड़े ही दिनों बाद सोना और वासु की शादी हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश रहने लगे थे, लेकिन शारदा थोड़ी नाखुश थी। ऐसे ही अचानक शारदा की पड़ोसन सुमन उनके घर आती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगते हुए बोलती है। शारदा बहन, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो सुमन बहन, क्या बात हो गई? मुझे ना कल अपने बेटे की फीस भरनी है, उसके लिए मुझे 30,000 रूपए चाहिए। मेरे पास थे नहीं, इमरजेंसी में मुझे यहाँ आना पड़ा। हमारे पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे बहन? अभी तो वासु की शादी में ही इतना कर्ज हुआ था, उसे चुका नहीं पाए। अब मैं क्या करूँ? रुको, मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। मैं अपनी बहू के मायके से कुछ पैसे मंगवा लेती हूँ तुम्हारे नाम पर। तुमको उनके सामने अपना रोना धोना शुरू करना होगा, समझ गई? लेकिन वो तो तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए थे, लेकिन इस तरह नहीं। ये क्या इस तरह उस तरह लगा रखा है? तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। शारदा सोना को आवाज लगाती है और थोड़ी ही देर में सोना अपने कमरे से निकलकर उनके पास आकर बोलती है। कहिए माँ जी। क्या बताऊँ बहू, सुमन आंटी को कुछ पैसों की जरूरत है। तेरे पास मिल जाते तो इनकी मदद हो जाती। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ से दे पाऊंगी? पर फिर भी आपको कितने चाहिए? कम से कम 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए? पर माँ जी, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? तू एक काम कर, अपने पापा से तो पूछ एक बार कि बची हुई दहेज की रकम आप देंगे। पर मेरे पापा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? बहू, एक बार पूछने में क्या जाता है? ठीक है, मैं पूछती हूँ। बहू, थोड़ा जल्दी करना, सुमन आंटी को कल ही चाहिए। शारदा सुमन को अपने कमरे में ले जाती है और सोना भी अपने कमरे में चली जाती है। शारदा की इस हरकत पर सुमन उससे बोलती है। देखो शारदा बहन, तुम अपनी बहू के साथ ठीक नहीं कर रही। ऐसे अचानक से उसके मायके वाले इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उसके बाप ने मुझे कहा था कि जब चाहे दहेज के पैसे मुझसे मांग लेना, तो बस मैंने उसी मौके का फायदा उठाया है। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे बढ़ते लालच के बारे में बोल रही हूँ। क्योंकि सोना बिटिया का चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि उसके पापा इतना इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तुम अपना मुंह बंद करती हो या नहीं? शारदा बहन, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन मैं सोना बिटिया के घर से आए हुए पैसों को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। ओ सती सावित्री, बस कर, मुझे सब पता है। उसके बाप के पास बहुत पैसा है। शारदा, लालच में इतनी भी लालची मत बनो कि तुम इंसानियत ही भूल जाओ। मैं जा रही हूँ। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और इधर सोना अपने पापा को कॉल करके बोलती है। हेलो पापा, नमस्ते। हाँ बेटा, कैसी है तू? घर में सब ठीक है? हाँ पापा, सब ठीक है। वो पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोल, कोई दिक्कत है क्या? हाँ पापा, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ 2 लाख रुपए। 2 लाख? अच्छा ठीक है, मैं कल ही तेरे अकाउंट में 2 लाख भिजवाता हूँ। नहीं पापा, मेरे अकाउंट में नहीं, मेरी सासू माँ के अकाउंट में। जिसके बाद सोना फोन को रख देती है और निवास सोच में पड़ जाता है। लेकिन थक हार कर वो अपनी जमीन बेचकर 2 लाख रुपए शारदा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है। निवास कंफर्म करने के लिए सोना को कॉल करता है और उससे पूछता है। बेटा,
अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। ठीक है, मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ। फोन रखकर सोना शारदा के कमरे में जाती है और उसे पैसों के बारे में पूछते हुए बोलती है। माँ जी, आपके फोन पर एक मैसेज आया होगा, जरा चेक करके बताना पापा ने जो पैसे आपके अकाउंट में डाले हैं वो आए या नहीं। शारदा अपना फोन चेक करके मैसेज पढ़ती है और बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और शारदा का लालच अब हवस का रूप ले लेता है। वो अपनी सभी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए सोना के मायके वालों से पैसे और सामान मांगने को कहती और सोना के घर वाले उसकी इच्छा पूरी करते करते कर्ज में पूरी तरह डूब जाते हैं। यही सब सोच सोचकर सोना भी परेशान रहने लगती है और एक दिन शारदा फिर से उससे पैसों की डिमांड रखती है, लेकिन इस बार सोना अपने मायके वालों को ना कहकर अपनी एक किडनी बेचने का इरादा करती है और शारदा की इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। वो शारदा के पास जाकर बोलती है, माँ जी, मेरे घर वाले आपकी इच्छा पूरी करते करते मर जाएंगे, लेकिन आपकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होंगी। इससे तो अच्छा है कि आप मेरी ही किडनी बेच दो। हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे तो बहुत मोटा माल हासिल होगा। ठीक है फिर माँ जी, आप आज ही किसी डॉक्टर से तालमेल बिठाइए, मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा लेती हूँ। मेरी प्यारी बहू, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। शारदा और सोना हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से बात करके किडनी बेचने की डील फिक्स हो जाती है। शारदा डॉक्टर को समझाती है और उसे संभल कर काम करने के लिए बोलती है। शारदा और डॉक्टर की गुफ्तगू सोना की नर्स सुन लेती है और वो पुलिस को कॉल करके इस गैर कानूनी अपराध के बारे में बता देती है। डॉक्टर सोना का ऑपरेशन करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पुलिस की छापेमारी हो जाती है और नर्स सोना को लेकर साइड हो जाती है और पुलिस डॉक्टर और शारदा को गिरफ्त में ले लेती है। सोना शारदा के हाथों में हथकड़ी देखकर बोलती है, मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए, वो मेरी माँ है, उन्हें मत ले जाइए। ये लालची औरत तेरी किडनी बेचने चली थी और तू इसी की तरफदारी करने लग रही है। वो जैसी भी है मेरी माँ है, आप उन्हें इस तरह नहीं ले जा सकते। सोना की बात सुनकर शारदा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपने लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे दौलत के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। तू तो मुझे अपनी माँ मानती थी, लेकिन मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहिए माँ जी। सोना पुलिस वालों के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसे लॉकअप में डाल देते हैं। शारदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बुरे कर्मों का नतीजा उसे बुरा ही मिलता है। चीनी का सपना है मिसेस इंडिया बनने का। चीनी में पूरी काबिलियत भी होती है, बस उसकी पलकें नहीं थी। वो नकली पलकें लगाती जिसमें वो बहुत सुंदर लगती, लेकिन जब एक दिन उसकी नकली पलकें खराब हो जाती है तो वो दूसरी नकली पलकें यूज करती है जिसमें भी वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो सबको कहती है कि ये मेरी असली पलकें हैं। क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि चीनी की पलकें नकली थी? क्या वो इस तरह मिसेस इंडिया का खिताब जीत पाएगी? जानते हैं कहानी में। चीनी बहुत ही सुंदर थी और उससे भी ज्यादा सुंदर थी उसकी पलकें। वो जहाँ भी जाती हर कोई उसकी पलकों की तारीफ करता। एक रोज जब चीनी पड़ोस के घर पूजा में जाती है तो उसकी पड़ोसन कहती है, अरे चीनी, एक तो तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारी ये पलकें, उफ, तुम्हारे चेहरे पर 4 चांद लगा देती है। काश मेरी भी इतनी सुंदर पलकें होती। तुम्हारी पलकें भी तो कितनी सुंदर है, और क्या चाहिए अब? मुझे तो वैसे भी सबसे सुंदर लगना है। मिसेस इंडिया तो मैं बनने ही वाली हूँ इस बार, देख लेना। बहू, बातें ही करती रहेगी, जाके किचन में मदद कर। ये बुढ़िया जब देखो खाली बैठने ही नहीं देती। मेरी ब्यूटी की दुश्मन है ये। अब दूसरों के घर में भी काम करो, हद होती है। जी माँ जी। इतना कहकर चीनी किचन में जाकर काम करने में मदद करने लगती है। तभी अचानक उसकी पलकों में कुछ चला जाता है, जिससे उसकी आंखों में मिर्ची लगने लगती है। वो आंख साफ करने लगती है, इसीलिए अपनी नकली पलकें निकाल देती है और आंख साफ करती है और अपने मन में कहती है, ये क्या चला गया मेरी आंखों में? पूरा मेकअप खराब हो गया, पलकें भी निकालनी पड़ेगी। अब घर वापस किस बहाने से जाऊं? अगर किसी ने मेरा चेहरा देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी पलकें नकली हैं। तब चीनी को आइडिया आता है और वो घूंघट करके घर में पूजा में बैठ जाती है। जब तक चीनी घर नहीं पहुंचती
तब तक घूंघट में रहती है। घर पहुंचने के बाद गोपी चीनी से कहती है, चीनी, अब तो ये पल्लू हटा दे, घर आ गए हैं। नहीं माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अब पता नहीं क्या हो जाता है इसे एकदम से। चीनी अपने कमरे में चली जाती है। अपने मुंह को रोज वाटर से साफ करने के बाद पलके लगाने लगती है। तभी देखती है कि उसकी नकली पलके खराब हो चुकी हैं। ये देखकर चीनी चिंता में पड़ जाती है। यार ये क्या हो रहा है, आज पनौती ही चल रही है, अब ये पलके भी खराब हो गई, क्या करूँ मैं। इसके बाद चीनी दूसरी नकली पलके ढूंढने लगती है और उसे नकली पलके मिल भी जाती है और उन्हें लगाकर वो बाहर निकलती है। चीनी की शक्ल देखकर गोपी कहती है, ये तेरी पलकों को क्या हो गया? सुबह तो ठीक थी, अब इतनी बड़ी कैसे हो गई और प्लास्टिक जैसी लग रही है। अरे माँ जी, मैंने ना अपनी पलकों को सुंदर बनाने के लिए ना स्पेशल वाला तेल लगाया है, इसलिए ऐसी दिख रही हैं। बहू, तू अपनी पलकें खराब मत कर लियो इन सब के चक्कर में। नहीं माँ जी, मैं तो अपनी पलकों का खास ख्याल रखती हूँ। तभी ऑफिस से तरुण भी आता है। सब साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी तरुण कहता है, तुम्हारी पलकें इतनी अजीब क्यों लग रही है? आज सुबह तो ठीक थी बिल्कुल। स्पेशल तेल लगाया है मैडम ने पलकों पर, ना जाने क्या क्या करती रहती है। जितने नखरे करेगी उतने ही नजर लगेगी, पर इसे कहाँ सुननी है इस बुढ़िया की, अपनी मनमानी करनी है बस। माँ जी कैसी बातें कर रही हो आप? आपकी बात तो सारी ही सुनती हूँ मैं, और क्या चाहिए आपको? जो भी हो, तुम ना बस ये उल्टी सीधी हरकतें मत करो। मुझे ना आपको और माँ जी को बताना था कि इस बार सोसाइटी में ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, तो आप दोनों को इसमें मेरा साथ देना है। ये लो, इसका एक ड्रामा और शुरू हो गया। मैं तो इसमें तेरा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। माँ जी, आप मुझे ऐसे मना नहीं कर सकती, मेरी ब्यूटी का तो ध्यान करो ना आप। अच्छा ठीक है, रोना बंद कर अब। मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में? इस कॉन्टेस्ट में सारी मैरिड लेडीज हैं, तो 2 राउंड हस्बैंड के साथ करने होंगे। ठीक है, वैसे कब है ये कॉन्टेस्ट? अगले हफ्ते ही है। मुझे तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। उफ, कितना काम बाकी है, और कल पार्लर भी तो जाना है। खाना खाने के बाद चीनी अपने कमरे में चली जाती है। तरुण सो चुका था। तभी चीनी मन में कहती है, आज तो किसी भी तरह से बच गई, लेकिन कल क्या कहूँगी पलकों को लेकर। वैसे भी दूसरी नकली पलकें मिल भी नहीं रही हैं, और इस नकली पलक के साथ तो मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा भी नहीं सकती हूँ। ये मेरी असली पलकें भी तो नहीं हैं। खैर, कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। अगली सुबह चीनी नहाकर वही पलके वापस लगा लेती है और चीखने लगती है। चीनी के चीखने की आवाज सुन के तरुण उठ जाता है और चीनी की तरफ देखकर कहता है, क्या हो गया जो सुबह सुबह चिल्ला रही हो? मेरी पूरी नींद खराब कर दी। मेरी पलकें कैसे हो गई? नहाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं। माँ मना करती है, तभी तुम कुछ न कुछ अपने चेहरे और पलकों पे लगाती रहती हो। ये उसी का नतीजा है। चीनी की चिल्लाने की आवाज सुनकर गोपी भी आ जाती है। तरुण गोपी को बता देता है कि क्या हुआ। ये सुनकर गोपी सर पकड़ लेती है। मना करती थी कि मत लगाया कर, नहीं सुननी ही नहीं है फिर भी मेरी बात। अब देख क्या हुआ तेरी पलकों के साथ, अब तू इन अजीब सी पलकों के साथ ही घूम। इतना कहकर गोपी वहाँ से चली जाती है और तरुण ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। इसके बाद जो कोई भी चीनी को देखता तो उसकी पलकों को देखकर हैरान हो जाता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और ब्यूटी कॉन्टेस्ट का दिन आता है। चीनी अपनी नकली पलकों की वजह से बेहद अजीब लग रही थी। इसके बावजूद चीनी 3 राउंड तक पहुंच जाती है। चौथे राउंड में हस्बैंड के साथ जाना था। तभी वो तरुण से कहती है, तरुण कुछ भी करना, अपनी पूरी जान लगा देना, हम कुछ भी करके ये राउंड तो हमें जीतना ही होगा, तभी मुझ में मिसेस इंडिया कंपटीशन में जाने की हिम्मत आएगी। तुम चिंता मत करो, इस राउंड में हम जीत कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर दोनों स्टेज पर पहुंच जाते हैं और राउंड शुरू होता है। तभी तरुण पूरी मेहनत से खेलता है और दोनों ये राउंड जीत जाते हैं। राउंड जीतने के बाद गोपी कहती है, मेरे बेटा बहू तो है ही लाखों में एक, ये राउंड तो उनको जीतना ही है। मेरी बहू तो ये कॉन्टेस्ट भी जीतेगी। हाँ माँ जी, मैं ये कॉन्टेस्ट हर हाल में जीत कर रहूंगी, आप देख लेना। हाँ हाँ बहू, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि तू जीत कर ही घर आएगी। 5वां राउंड शुरू होने वाला था। सभी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। 5वें राउंड में सभी लेडीज को अपना पूरा मेकअप रिमूव करके दिखाना था। जैसे ही चीनी को इस राउंड के बारे में पता चलता है तो चीनी चिंता में आ जाती है। अब क्या होगा, मेरी नकली पलकें हैं, इस बात का तो सबको पता चल जाएगा, क्या करूं अब मैं। सभी लेडीज एक एक करके ये राउंड कर लेती हैं और जब चीनी की बारी आती है तो वो बुत बनकर खड़ी हो जाती है और पानी को देखने लगती है। क्या कर रही हो चीनी? राउंड को पूरा करो, मेकअप को रिमूव करो, जीतना है तुम्हें ये कॉन्टेस्ट।
तरुण की आवाज सुनते ही चीनी अपना सारा मेकअप रिमूव कर देती है, नकली पलकी हटा देती है। ये देखकर गोपी कहती है, तरुण ये क्या, बहू की पलके कहाँ गई? इतनी सुंदर पलके थी इसकी तो। मैं इसके साथ ही सबसे कुछ कहना भी चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं। सभी को मेरी पलकें बहुत पसंद है। मेरी पलकों की सभी बहुत तारीफ करते हैं, पर जब मैंने अपना सारा मेकअप रिमूव कर दिया तो सब यही सोच रहे हैं ना कि मेरी पलकें कहाँ गई। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी पलकें नकली थी, क्योंकि मेरी असली पलकें बहुत छोटी हैं और बहुत ही ज्यादा हल्की हैं। मैंने आप सबसे ही ये बात छुपाई थी कि मैं नकली पलकें लगाती हूँ, लेकिन जब मेरी नकली पलकें खराब हो गई और मैंने दूसरी लगाई तो मैं अजीब लग रही थी। मैंने तभी सबसे झूठ बोला कि स्पेशल तेल की वजह से ऐसा हो गया है, और मैं अपने इस झूठ के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। गोपी उठकर तालियां बजाने लगती है और कहती है, झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन इतने लोगों के सामने सच बोलना बहुत मुश्किल। मुझे तुझ पर नाज है। सभी को चीनी की बात बहुत पसंद आती है, इस वजह से चीनी ये कॉन्टेस्ट जीत लेती है। ससुराल में बहू का दर्द कैसे समझ पाती सास, जब तक ना बीतते उसकी भी बेटी पर ऐसे हालात, जिसे देखकर कल्याणी कह पड़ती, अब ना कभी होगा मुझसे ये दुस्साहस, नहीं तो खोदूंगी मैं भी अपनी बेटी को आज। कल्याणी अपनी ही बहू को दहेज के लिए ऐसी यातनाएं देती है, लेकिन एक दिन कल्याणी की बेटी पर भी यही संकट आन पड़ता है जो कल्याणी अपनी बहू पर कर रही थी। सूरज की शादी को एक ही दिन हुए हैं, लेकिन अगले ही दिन कल्याणी अपनी बहू ड्रीमा को सुबह 5 बजे ही उठाकर घर का सारा काम करने को कहती है। ये देखकर कल्याणी का पति अशोक कल्याणी से कहता है, कल्याणी, बहू सुबह से उठी हुई है, जाओ जाकर उसके काम में हाथ बटा दो। नहीं, वो भी इस घर की बहू है और अब वो घर का सारा काम करेगी। वो इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। इसकी जिंदगी तो मैं नरक बना कर रहूंगी। जिस तरह इसके घर वालों ने शादी में हमारी मांगे पूरी नहीं की है ना। क्या मांग पूरी नहीं की तुम लोगों की? जो बोला सब दिया उन्होंने। आखिरी समय तक तुम्हारा मुंह खुला रहेगा, तो वो लोग करते रहेंगे क्या जो तुम बोलोगे? नहीं किया तो भुगते अब अपनी बेटी के दर्द को। कल्याणी को इस बात का दुख था कि शादी के समय रीमा के घर वालों ने उसकी मांगे पूरी नहीं की, क्योंकि कल्याणी ने लड़की के विदाई के समय तक कुछ ना कुछ मांगे जारी रखी थी, जिसकी वजह से उसकी कुछ मांगे तो रीमा के घर वालों ने पूरी की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और करते भी क्यों, लालच तो बुरी बला है। देर शाम अशोक, सूरज और कल्याणी हॉल में बैठे हुए थे। तभी रीमा सबके लिए चाय बनाकर लाती है और कल्याणी चाय के कप को उठाकर चाय गिराते हुए अपनी बहू रीमा से कहती है, बहू चाय ठंडी है और अब तो फर्श भी गंदा हो गया, तो इसे साफ कर दे और दूसरी चाय बना ला। ये देख रीमा अपनी सास को कहती है, माँ जी ये तो आपने जानबूझकर किया है। हाँ तो अब मैं ही कह रही हूँ इसे साफ कर। तुमने सुना नहीं माँ क्या कह रही हैं? चाय तो अच्छी बनी है, गरम भी है, फिर तुमने इसे फेंका क्यों? कल्याणी और सूरज जानबूझकर रीमा को परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि रीमा को परेशान करके उनका बदला पूरा होगा। और अब जैसे ही रीमा चाय साफ करने लगती है, वैसे ही सूरज अपनी माँ कल्याणी से कहता है, माँ इसका बाप कितना कर रहा था ना, शादी वाले दिन हमारी खातिरदारी में कमी की ना उसने, और देखो हम उनकी बेटी की क्या खातिरदारी कर रहे हैं। सही कह रहा है सूरज बेटा, इसकी जिंदगी तो हमने नरक बना ही दी है। इससे तुम्हें खुशी मिल रही है? पापा आप तो चुप ही रहो, आपको कुछ पता वता है नहीं तो क्यों बोलते हो? देर शाम रीमा अपने घर वालों से फोन पर बातें कर रही थी। तभी रीमा अपने पापा को कहती है, पापा यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई काम भी नहीं करने देता, और सूरज जी भी बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर सूरज सोचता है, इसे अपने बाप को सुख देने का दर्द अब ज्यादा ही होने वाला है। अपने बाप को अच्छी बातें बता रही है, अब करता हूँ इसका ऐसा हाल कि बताने से पहले रोएगी ये। ये सोचकर सूरज अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को सब बता देता है, और दोनों अब रीमा को और परेशान करने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह रीमा जैसे ही किचन में जा रही थी, वैसे ही वो अपने हॉल में फिसल कर गिर जाती है, क्योंकि कल्याणी ने तो वहाँ पर तेल गिरा रखा था। और गिरने की आवाज सुनकर ना तो सूरज और ना ही कल्याणी वहाँ आते हैं, लेकिन रीमा का ससुर अशोक अपने कमरे से आता है और रीमा को उठाने लगता है। तभी रीमा अशोक से कहती है, पापा जी मैं ठीक हूँ, मैं उठ जाऊंगी बस थोड़ी देर में, बस थोड़ी सी हाथ पैर में चोट आई है। बहू यहाँ पर तो किसी ने तेल गिरा रखा है। हाँ पापा जी,
मैंने देखा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे काम भी करना है। आपके लिए चाय लाऊं? ये उन दोनों का ही काम होगा बहू, तू चिंता मत कर, सत्य की हमेशा जीत होती है। चाय मैं खुद बना लूंगा, तू थोड़ी देर आराम कर ले। कल्याणी और सूरज रीमा को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में एक रोज रीमा छत से कपड़े सुखाकर आ रही थी। तभी कल्याणी भी छत से आ रही थी और वो रीमा के पीछे थी। और जैसे ही रीमा सीढ़ियों से उतरने लगती है, वैसे ही कल्याणी रीमा को पीछे से धक्का दे देती है और रीमा बाल्टी के साथ सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है। और अपनी बहू को गिरते देखकर कल्याणी खुद से कहती है, क्यों बहू, नरक जिंदगी तो अब शुरू हुई है, कैसा लगा? ये अशोक देख लेता है कि कल्याणी ने रीमा को जानबूझकर सीढ़ियों से गिराया है और रीमा को तो बहुत ज्यादा चोट आई है। फिर भी कल्याणी घर का एक भी काम नहीं करती। लेकिन जब सूरज और कल्याणी घर से बाहर थे तो अशोक झाड़ू, बर्तन और भी काम में अपनी बहू की मदद कर दिया करता था, क्योंकि वो तो एक बाप था जिसने अपनी बेटी की शादी का दर्द झेला है। देर शाम अशोक कल्याणी से कहता है, कल्याणी मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें शादी में सामान और मांग को लेकर अभी भी दिक्कत है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? इसमें रीमा की क्या गलती है? तुम्हें कुछ पता भी है क्या किया उन लोगों ने? कैसे हमारी नहीं सुनी? तुमने बहू को धक्का दिया, मैंने सब देखा। जो तुम लोग कर रहे हो ना, वो सब गलत है कल्याणी। तुम्हारी भी एक बेटी है। उसे कोई छूकर भी दिखाए, एक एक को खत्म कर दूंगी। अगर यही रीमा के घर वाले करे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। ये बातें चल ही रही थी कि तभी कल्याणी की पड़ोसन कांता कल्याणी के घर आती है और कल्याणी से कहती है, कल्याणी कैसी है? आजकल बाहर भी नहीं आती। हाँ, काम ही इतना रहता है, समय नहीं मिलता। कल्याणी और कांता आपस में बातें कर रहे थे। तभी रीमा चाय लेकर आती है और रीमा के हाथों सर पर चोट देखकर कांता रीमा से कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? ये चोट कैसी? क्या हुआ तुझे? आंटी जी, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी ना। तभी कांता को कुछ सही नहीं लगता और रीमा के जाने के बाद कांता कल्याणी से कहती है, क्या हुआ कल्याणी बहू को? कहीं तूने मारा पीटा तो नहीं अपनी बहू को? कैसी बातें कर रही है कांता? भला मैं क्यों मारूंगी इसे? कल्याणी कांता से बातें कर रही थी कि तभी एक औरत कल्याणी के घर में आती है जिसने अपने चेहरे को शॉल से कवर रखा था। और कल्याणी उस अनजान औरत को देखकर उससे कहती है, कौन है और क्या काम है? बिना कुछ बोले घर में घुसी आ रही है। तभी वो औरत कल्याणी के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, माँ, मुझे अभी के घर वालों ने बहुत टॉर्चर किया। मुझे घर से निकलने नहीं देते थे। मैं कैसे भाग कर आई हूँ ये बस मैं ही जानती हूँ। मंजू, तू ये क्या हालत बना ली तूने अपनी? मंजू बेटी, क्या हुआ ये सब? तेरे ससुराल वालों ने तुझे मारा पीटा? उन्होंने मुझे मारा ही नहीं, कमरे में भी बंद रखा। मैं अब कभी उस घर में नहीं जाऊंगी। माँ, आप ही कुछ करो। ये सुनकर कल्याणी की आंखें भर आती है, क्योंकि मंजू उसकी बेटी है और अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर कल्याणी मन में सोचती है, मैंने जैसा अपनी बहू के साथ किया वैसा ही मेरी बेटी के ससुराल वालों ने उसके साथ किया। तभी मंजू को देखकर रीमा जल्दी से उन्हें हॉल में सोफे पर बैठाकर पानी देती है और मंजू भी रीमा के गले लगकर रोने लगती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। हाँ मंजू, अब आप यहीं रहेंगे हम सबके साथ। तभी मंजू रीमा के हाथों की चोट देखकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी ये कैसे हुआ? अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बहू तो ठीक है, लेकिन तेरी माँ और तेरे भाई ने ना इसे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो माँ ने ये सब किया है? क्यों, तू अपनी माँ को नहीं जानती क्या? माँ, आपने जैसा भाभी के साथ किया वैसा आपकी बेटी के साथ भी हुआ। अगर आप इन्हें बेटी मानती तो आपका क्या बिगड़ जाता? मंजू, मैंने ये सब किया, मुझे नहीं पता था कि मेरी अपनी बेटी के साथ भी ये सब हो जाएगा। माँ, क्या हो गया है आपको और माँओं को, जो अपनी बेटी को बेटी तो मानती हैं, लेकिन अपनी बहू को दुश्मन। आप ये क्यों नहीं समझती? उनसे ही तो आपका वंश आगे बढ़ेगा। अपनी बेटी की हालत देखकर कल्याणी और सूरज को बहुत पछतावा होता है कि उसने जो रीमा के साथ किया वही मंजू के साथ भी हुआ और ये गलत था। लेकिन अब कल्याणी को सबक मिल जाता है और रीमा भी तो किसी की बेटी है, जैसे मंजू उसकी बेटी थी।